हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं भावना स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि विसर्ग संधि क्या होते हैं। क्या पढ़ेंगे? विसर्ग संधि। इसे पिछली वीडियो के अंदर मैं आपको व्यंजन संधि पढ़ाई थी। देखो, मैंने आपको जब संधि पढ़ाई थी ना, तो संधि के साथ साथ मैंने आपको स्वर संधि भी पढ़ाई थी। तो स्वर संधि के मैंने 2 पार्ट लिए थे और 2 वीडियो के अंदर, दोनों पार्टों के अंदर मैंने स्वर संधि करवा दिए हैं। और व्यंजन संधि में भी मैंने 2 ही वीडियो ली है। इस बार हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने व्यंजन संधि और स्वर संधि नहीं देखी हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखी है, आप उसमें देख सकते हो। ठीक है, तो विसर्ग संधि की शायद मैं 2 वीडियो ले सकती हूँ, या फिर एक वीडियो में हो जाए तो ठीक है, वरना 2 वीडियो में ले सकती हूँ। ठीक है, तो विसर्ग संधि क्या होते हैं, तो हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी। तो विसर्ग संधि क्या होते हैं? विसर्ग संधि की परिभाषा है कि विसर्ग मतलब क्या होते हैं। विसर्ग तो पढ़े रखे होंगे ना, संस्कृत के अंदर जो होती है विसर्ग, संस्कृत के अंदर विसर्ग ज्यादा ज्यादा मतलब शब्दों में विसर्ग लगते हैं। ठीक है, ज्यादातर इसकी भूमिका संस्कृत में होती है। तो विसर्ग क्या होते हैं? विसर्ग ऐसे होती है। ठीक है, विसर्ग प्लस स्वर या कोई व्यंजन होने पर विसर्ग से जो परिवर्तन हो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसका कहने का मतलब ये होता है कि विसर्ग संधि क्या होते हैं। विसर्ग तो आपको पता है ये होते हैं विसर्ग प्लस में, अब संधि तो पढ़ी रखी होगी। अब प्लस से इज इक्वल, ये मैंने आपको बताया था ना कि इसका मतलब क्या होता है, क्यों आया इसमें प्लस में। तो विसर्ग, एक तो विसर्ग हो गया, ये विसर्ग होते हैं। प्लस में अगर स्वर, देखो संस्कृत में संधि में 2 पद होते हैं, पहला पद और दूसरा पद। पहला पद के अंदर हमें पहले का लास्ट देखना है, पहले का लास्ट जो भी हमारा स्वर व्यंजन है, पहले का लास्ट हमें वर्ण देखना है और दूसरे का स्टार्टिंग का वर्ण देखना है, ये होता है। फिर उन दोनों वर्णों को जोड़ना है और उनमें जो मेल होता है ना, मेल होकर जो विकार होता है, जो भी मेल होकर चेंजेस आते, बदलाव आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और इसके अंदर और विसर्ग संधि में होती है विसर्ग के साथ कोई मेल हो, विसर्ग प्लस में विसर्ग दे रखी है। अब मैंने आपको कहा था ना कि कोई भी वर्ण आए, तो ये जो वर्ण है हमारा मैं में प्लस में ए है, मतलब जो नमः है इसमें, तो नमः में विसर्ग भी लगानी है। और विसर्ग से पहले भी देखना है जो कुछ है, विसर्ग से पहले भी देखना है। तो विसर्ग से पहले मैं है और मैं के साथ साथ में ध्यान रखना, मैं अकेला नहीं है, मैं के साथ ए भी जुड़ा हुआ है, मैं के साथ ए भी जुड़ा हो, तो हमें मैं नहीं लेना, हमें साथ जो जुड़ा हुआ ए है ना वो लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि विसर्ग प्लस में स्वर या कोई व्यंजन होने पर, स्वर हो, विसर्ग के साथ कोई भी स्वर हो या फिर कोई व्यंजन, कोई भी व्यंजन हो, स्वर हो, उसके साथ होने पर विसर्ग से जो परिवर्तन होता है, विसर्ग में जो भी परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। कहने का मतलब समझ गए कि विसर्ग हो और विसर्ग के साथ स्वर या फिर कोई भी व्यंजन हो, व्यंजन होने पर विसर्ग में जो बदलाव आते हैं, विसर्ग के अंदर हटा के कुछ भी लगा देते हैं, मतलब कोई बदलाव आएंगे, उन्हें कहते हैं विसर्ग संधि। ठीक है, जैसे दे रखा है नमः प्लस में ते, तो बना नमस्ते। तो इसमें जो विसर्ग है इसकी जगह पर से लगा है। अभी कैसे लगा और क्यों लगा वो हम इनके नियम में पढ़ेंगे। ठीक है, तो विसर्ग यही हमारा बदलाव कहलाएगा कि नमः प्लस में ते और नमः में जो विसर्ग है उसके अंदर कोई चेंजेस आई है जिससे से बना है, और कैसे बना वो नियम में पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे है नमः प्लस में कार, तो बना नमस्कार। क्या बना? नमस्कार। तो नमः में विसर्ग है, क्या है? विसर्ग है, विसर्ग दे रखा है। प्लस में स्वर या फिर कोई व्यंजन है, स्वर क्या है? ये कोई व्यंजन दे रखा है, हाँ दे रखा है, व्यंजन है, विसर्ग के साथ कोई व्यंजन है और उसमें विसर्ग से कोई बदलाव हुआ, विसर्ग की जगह बदलाव हुआ, बिल्कुल। और क्या हुआ? विसर्ग जगह से लग गया, ये हमारा बदलाव है। तो जो विसर्ग के साथ बदलाव होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं, जो व्यंजन के साथ होता है उसे व्यंजन संधि, और जो संधि के जो स्वर के साथ होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, तो यही हमारे विसर्ग संधि होते हैं। अब उनके नियम पढ़ेंगे, विसर्ग संधि के नियम। पहला नियम हमारा ये है कि विसर्ग संधि के स्थान पर ओ, मतलब जो विसर्ग संधि है इसके स्थान पर ओ कैसे लगा, यहाँ पे से लगा हुआ था ना, अब ओ का पढ़ेंगे, से का कोई भी और जो नियम आएंगे उनमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ओ कैसे लगे, तो विसर्ग संधि से पहले यदि अगर विसर्ग संधि से पहले ए हो
विसर्ग संधि दे रखी है ना, ये विसर्ग है हमारी ये, ठीक है। अगर विसर्ग से पहले, ये जो विसर्ग है उससे पहले यदि ए हो, तो विसर्ग से पहले ए है, बिल्कुल है, क्योंकि मैं के साथ ए जुड़ा होता है ना। अगर देखो मैं प्लस में ए, फिर प्लस में विसर्ग होता है, ठीक है, ये विसर्ग होता है, सॉरी इसके साथ नहीं आएगा ये ए यहाँ पे। तो विसर्ग से पहले मैं नहीं आता सीधा, विसर्ग से पहले ए आएगा, ओके। तो विसर्ग से पहले यदि ए हो और विसर्ग के बाद भी ए हो, तो विसर्ग के बाद भी ए है, ए हो, सॉरी ए है नहीं, क्योंकि यहाँ पे तय है, ए नहीं है, क्योंकि देखो तय प्लस में ए होता है तो पहले तय होता है, यहाँ पे विसर्ग दे रखा है। देखो अब मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगी, मैं प्लस में ए प्लस में और तय प्लस में ए, तो देखो विसर्ग जो है उससे पहले ए है और उससे पहले तय है, तो इसने कहा है कि यदि ए हो और विसर्ग के बाद भी ए हो, तो विसर्ग से पहले तो ए है पर बाद में ए नहीं है, तो ये हमारा पहला, सॉरी, तो यहाँ पर हम से लगाएंगे, ओ नहीं लगा सकते। ओ जब लगेगा जब विसर्ग से पहले भी ए हो और विसर्ग के बाद भी ए हो, और विसर्ग को मिलाकर ओ हो जाता है, कहा था ना कि विसर्ग को मिलाकर ओ हो जाता है, तथा विसर्ग के बाद आने वाले ए के स्थान पर अवग्रह चिन्ह हो जाता है, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, देखो अगर विसर्ग से पहले यदि ए हो, विसर्ग ये रहा, उससे पहले अगर ए हो और विसर्ग के बाद भी ए हो, तो क्या होगा, तो पहले ए, जो हमारा ये पहला ए है, ये जो पहला ए है और विसर्ग को मिलाकर, इस पहले ए को और इस विसर्ग को मिलाकर ओ हो जाता है। अगर इससे पहले ए हुआ तो ओ आ जाएगा, वरना सही रहेगा, ठीक है। उदाहरण पढ़ेंगे, मनह प्लस में अभिलाषा, क्या है इसमें, मनह प्लस में अभिलाषा, क्या बना, मनह प्लस में अभिलाषा, तो मनह में प्लस में है, हाँ, तो मनह में विसर्ग दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है, तो विसर्ग से पहले ए है, हाँ है, क्योंकि न प्लस में ए है ना, देखो न प्लस में ए, विसर्ग में प्लस में ए, फिर जाके आगे बढ़ेगा, तो विसर्ग से पहले भी ए है और विसर्ग के बाद भी ए है, ठीक है। अब इन दोनों को मिलाकर जो विसर्ग आने वाले ए के, सॉरी कहूंगे, हाँ, तो पहले ए मतलब विसर्ग से पहले जो ए था और विसर्ग को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा, ओ बन जाएगा, क्या बनेगा, ओ बना। और इसमें अभिलाषा का क्या बना था, मनोभिलाषा, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है, पहले इसके बारे में समझो। देखो मनोभिलाषा कैसे बना, देखो मैं न, ठीक है, मैं प्लस में मैं प्लस में, सॉरी ए प्लस में ओ, प्लस में फिर ये जो ओ ये है ना, इसे जोड़ोगे तो आप ए बनेगा, ठीक है, प्लस में फिर आगे गए, तो देखो मैं प्लस में ए, तो मैं प्लस में ए होगा, न की जगह प्लस में ए आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, ए साथ में विसर्ग आना चाहिए था, क्यों नहीं आया ये, क्योंकि इसको जोड़कर हमने क्या चेंजेस की, इसकी जगह पर ओ लगा दिया, ठीक है। तो ये हमारी चेंजिंग थी, समझे आप, इसे ही हम क्या कहते हैं, ये हमारा पहला विसर्ग संधि का नियम है। तो पहले नियम में समझ गए तो क्या होता है पहला नियम, देखो अगर विसर्ग से पहले भी ए हो बाद में भी है, तो इन दोनों विसर्ग को जोड़कर हम क्या लगा देंगे, ओ लगा देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में दे रखा है मनो प्लस में अभिलाषा, तो मनोभिलाषा बना। अब इसका मतलब जानेंगे, तो इसके आगे भी कुछ लिख रखा होगा, तथा विसर्ग के बाद आने वाले ए के स्थान पर अवग्रह चिन्ह लगा देते हैं, तथा विसर्ग के बाद आने वाले ए के स्थान पर जो हमारा विसर्ग बन गया ये, हाँ, इसके बाद जो ए था ना, हमने ए क्यों नहीं लगाया, ये हमने ये चिन्ह लगाना चाहिए था, क्योंकि ओ तो हमारा हो चुका था ना, इन दोनों को मिलाकर हमने ओ लगा दिया था, पर ये डै जो नाम जो डै नहीं है, पर इसे क्यों लगाया, जो चिन्ह होता है इसे अवग्रह चिन्ह कहते हैं, इसको क्यों लगाया, क्योंकि इसमें कह रखा है कि हम ए के जो इसके स्थान पर हम इसे लगा देंगे, यही होता है हमारा पहला नियम, इसलिए हम क्या लगाते हैं, ओ का प्रयोग करते हैं। कैसे कब करेंगे ओ का प्रयोग, बता देना, पहले भी ए हो बाद में भी ए हो, तब ए
और विसर्ग को जोड़कर क्या लगाए, विसर्ग के पहले और बाद में ए हो तो विसर्ग और ए को जोड़कर ओ लगा देंगे, और साथ में क्या हो जाएगा, और साथ में जो हमारा ओ है ना, सॉरी ए है जो हमारा पहले बाद वाला ए था, उसकी जगह पर हम ये अवग्रह चिन्ह लगा देंगे। तो इसी को कहते हैं हम पहला नियम, और यही हमारा विसर्ग संधि कहलाता है। पहला नियम समझ गए, ओ कैसे आया। अब से का भी पढ़ेंगे, जब आएगा तब पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं अपना दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कहता है कि अगर ए या आ से भिन्न स्वर, अगर ए या आ से भिन्न स्वर इज इक्वल में विसर्ग, ये सब ध्यान रखो, पहले इधर देखेंगे फिर बाद में से देखेंगे, ठीक है। विसर्ग प्लस में कोई स्वर, अगर विसर्ग हो और प्लस में कोई और स्वर हो, विसर्ग हो, अगर विसर्ग हो और प्लस में कोई भी स्वर हो, तो स्वर दे रखा है कोई भी हो सकता है, ई हो सकता है, ऊ होता है, कोई भी हो सकता है, इसमें ऐ दे रखा है, तथा विसर्ग के स्थान पर रै लग जाएगा। क्या लग जाएगा, रै लग जाएगा। तो इससे क्या बनेगा, अगर विसर्ग प्लस में ऐ हो ना, तो इन दोनों को मिलाकर, तो इन दोनों को नहीं मिलाएंगे, इन दोनों को नहीं मिलाएंगे, इस विसर्ग के हटाकर इस विसर्ग के साथ, मतलब इस विसर्ग की जगह पर हम रै को लगा देंगे। क्या लगा देंगे, रै लगा देंगे। कैसे बनेगा फिर, नी थक, ठीक है। तो देखो अब इसका ए कहाँ गया, अब यह ए भी लगाना पड़ेगा, नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारा जो ए है ना, रै है ना, वो आधा है, ठीक है। अब ध्यान देख लो, रै हल्दी से हलंत लगा हुआ है ना, तो मतलब इसका आधा है। अब ये कैसे हमने प्लस किया, तो ये ध्यान रखो कि विसर्ग है ना, ये विसर्ग और जो हमारा प्लस में रै है, अगर इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे विसर्ग को हटाकर हम रै लगा देंगे। तो हमने अगर इसको हटाया और रै लगा दिया, रै आधा था, प्लस में हमने क्या किया, ए कर दिया, तो रै और ए बना रै। अब समझ में आ गया ना। अब ये ए कहाँ गया, कि इन दोनों को मिलाकर पूरा रै बना, तब जाकर तो यहाँ रै लगाया, सिंपल। ऐसे निहि आशा, तो निहि में विसर्ग है, कोई भी स्वर आ है ना, तो नी जो इसको हटाकर हम क्या लगाएंगे, आधा रै लगाएंगे, पर प्लस में आ भी दे रखा है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो रा बनेगा। वर्ण विच्छेद तो पढ़ रखे होंगे ना, वर्ण विच्छेद बहुत इजी होते हैं, अगर नहीं पढ़ रखे मैंने इसकी वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन पे दूंगी लिंक, उसमें पढ़ सकते हो। तो नी आशा में, नी प्लस में रा शा, निराशा, निराशा बना इसका। नेक्स्ट है ई प्लस ई या ऊ प्लस में विसर्ग, देखो ई या ऊ प्लस में विसर्ग प्लस में कै इज इक्वल में विसर्ग के स्थान पर श। तो इसमें है अगर विसर्ग हो और प्लस में कै हो, विसर्ग हो प्लस में कै हो, तो विसर्ग के स्थान पर श लगाएंगे। नियम में खुद ही दे रखा है, ठीक है, नियम में खुद ही दे रखा है कि अगर विसर्ग हो और कै हो तब जाकर मेरा स लगाना है। नियम में खुद कहा है कि स कब लगाना है, स जब लगाओगे जब विसर्ग होगा और विसर्ग के साथ वो क्या नाम है, कै को लेगा, है ना, हाँ कै को लेगा। अगर विसर्ग के साथ वो कै को लेगा ना, तब जाकर आप स लगा सकते हो, वरना नहीं लगा सकते, ठीक है। तो विसर्ग लगा सकते हो और विसर्ग को हटा सकते हो। अगर विसर्ग के साथ कै होगा तो विसर्ग को हटाकर आप स लगा सकते हो, ठीक है, वरना आप कोई मतलब अगर विसर्ग प्लस में ए हो, अगर विसर्ग के साथ ए हो तो विसर्ग को हटाकर आप रै लगाओगे, ठीक है। तो इसे हटाया हमने, हटा के क्या लगा दिया, हमने श लगा दिया। अब यहाँ पर हमने पूरा स क्यों नहीं लगाया, जब हम पूरा रै लगाया तो यहाँ श क्यों नहीं लगाया पूरा, इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पर जो विसर्ग था ना, इसके बाद कोई व्यंजन नहीं था, क्या नहीं था, सॉरी कोई स्वर नहीं था, व्यंजन तो था पर कोई स्वर नहीं था, क्योंकि जो व्यंजन होते हैं ना वो स्वर के साथ जुड़ते हैं। अगर व्यंजन आधे होंगे ना तो साथ में जुड़ जाएंगे, पूरे नहीं जुड़ेंगे, आधे व्यंजन स्वर के साथ जुड़ जाते हैं। अगर यहाँ पर ए होता ना तो स जो है ना वो ए के साथ जुड़ के पूरा स बन जाता, पर यहाँ पे क्या है, खुद व्यंजन ही है, कोई हमारा वो नहीं है, स्वर नहीं है, ठीक है। तो तब जाकर हमारा ये आधा का आधा है, तब क्या बना, निष्कष्ट। विसर्ग और ए को है हमारे पास, तो विसर्ग को हटाकर हमने स लगा दिया, वो भी स आधा। समझ में आया। तो 3 नियम हमारे हो गए हैं। तो नेक्स्ट नियम हमारा करते हैं हम ना फोर्थ नियम। तो दोस्तों अब हम करते हैं इसका फोर्थ नियम। तो फोर्थ नियम क्या आता है कि ई या फिर ऊ हो, मतलब ई या ऊ हो,
कहने का ये मतलब है कि अगर हमारे पास जो हमारा दो पद होते हैं ना, पहले पद के अंदर अगर हमारे पास ई हो या फिर ऊ हो, पहले पद में ई हो या फिर ऊ हो और कोई सवर्ण नहीं, सिर्फ ई या फिर ऊ हो, और प्लस में अगर दूसरे पद में च हो या फिर छ हो, तब जाकर विसर्ग को हटाकर हम श लगाएंगे। ये ध्यान रखना कि इसने कहा है कि अगर अगर जब ई मतलब जब हमारा पहला पद होता है ना, जो हमारा पहला पद होता है, दो पद होते हैं ना, पहले पद के अंदर अगर हमारे पास जो लास्ट होता है ना, पहले पद के लास्ट, पहला जो पद होता है उसका जो लास्ट स्वर होता है उसके अंदर अगर ई स्वर हो या फिर ऊ स्वर हो, और जो दूसरा स्वर होता है उसके अंदर जो दूसरा जो पद होता है उसमें अगर पहला पहला हम देखते हैं ना, पहला स्वर, अगर पहला स्वर नहीं, पहला वर्ण देखना चाहिए, स्वर नहीं देखते, सॉरी, पहला वर्ण देखते हैं, तो वर्ण अगर च हो या फिर छ हो, तब जाकर ये हमारा स लगेगा, तब जाकर ही स लगेगा, वरना स नहीं लगेगा, ठीक है, वरना कोई और लग सकता है। तो अगर इसमें न के साथ ई है तो न के साथ, सॉरी, तो न के साथ हमारे पास ई है, दे रखा है, और ई छोटा ई होना चाहिए और छोटा ऊ होना चाहिए। तो अगर ई है, दे रखा है भाई ई, तो और प्लस में च है या फिर छ हो, इसमें दूसरे पद के जो पहला वर्ण होता है उसमें च है, हाँ है, बिल्कुल है। तब आपको कंफर्म हो गया कि यही जो नियम में कह रखा है बिल्कुल एग्जाम्पल में भी है, तो हाँ बिल्कुल है। तो इसके अंदर क्या होगा, इस विसर्ग को हम रिमूव कर देंगे, मतलब हटा देंगे, और इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, निश की जगह, विसर्ग की जगह लिख देंगे आशय, तो बनेगा निश्चय, और स होगा आधा, क्योंकि यहाँ पर कोई सवर्ण नहीं, व्यंजन है, ध्यान दें। तो तीसरा है कि ई ऊ हो, प्लस में विसर्ग हो, प्लस में ट या फिर ठ हो, प्लस इज इक्वल में श लग गया। कहने का मतलब है कि अगर पहले पद में ई हो या फिर ऊ हो, वही है, पर थोड़ा बदलाव किया है, ई हो या फिर ऊ हो पहले पद में, और साथ में दूसरा जो हमारा क्या नाम है पद होता है उसके अंदर ट हो या फिर ठ हो, तब जाकर श लगेगा। अगर वहां पर छ होगा तो स लगेगा, अगर ट और ठ होगा तो श लगेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो इसने कहा है वही है ना, ट है इसी जगह पे, तो ट है तो विसर्ग को हटाएंगे और क्या लगा देंगे, निष्ठुर में इसको हटाया, निष्ठुर बन गया ना, इसको हटाया, निष्ठुर, हाँ क्या बना, निष्ठुर बन गया ना, इसको हटा दिया तो क्या बना, निष्ठुर बन गया, तो निही प्लस में ठुर बनेगा निष्ठुर। इन श का जो हमारा नियम है, श का अंका लगाना है, पहले आया था ना हमारे, जब मैंने आपको करवाया था उसमें शायद 5वां है ना, दूसरा या फिर तीसरे नियम के अंदर श भी आया था ना, तो उसके अंदर और इसमें थोड़ा अलग है, उसमें भी श आएगा और इसमें भी श आएगा, ये नहीं कि वो भी उसमें नहीं आएगा और इसमें आएगा, नहीं, उसमें भी आएगा। पर उसका नियम में कहा गया था कि अगर हमारे पास, उसने कह दिया था कि ई हो, उसने ई ऊ तो कहा था, पर उसने कहा था कि अगर हमारे पास ई हो या फिर ऊ हो, पहले पद के अंदर ई हो या फिर ऊ हो, और प्लस के अंदर विसर्ग हो और प्लस में क्या हो, तब जाकर श लगेगा, तभी भी श लगेगा और अभी भी। कहने का मतलब यहाँ है, यहाँ पे लिख देती हूँ वो वाला, ई हो ऊ हो प्लस में विसर्ग हो प्लस के अंदर क्या हो, तब जाकर भी श लगे, ठीक है, समझ गए। ऐसे ही हमारे 5 जो नियम थे, 5 नियम विसर्ग संधि के वो करवा दिए हैं। जो और नियम्स है वो हम, जो और नियम हमारे बच चुके हैं ना, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए तो हम 5 नियम ही करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आया, कोई भी दिक्कत रह गई हो, तो कमेंट सेक्शन में बता देना। और जो मैंने आपको पिछली वीडियो करवाई थी, मतलब स्वर संधि की, व्यंजन संधि की, ये जितनी भी वीडियो करवाई थी, उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, अगर आपको वो देखनी हो तो देख सकते हो, ठीक है। और साथ में वर्ण उच्छेद मैंने आपको करवाए थे ना, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दी है, ठीक है, तो आप उसे कर सकते हो। तो विसर्ग संधि, और जो विसर्ग है बता ही दिया ना, विसर्ग संधि का मतलब क्या होता है, विसर्ग तो पता ही होगा ना, संस्कृत में यूज होते हैं विसर्ग, और विसर्ग क्या होते हैं, विसर्ग हो और साथ में स्वर या फिर व्यंजन हो, और उनमें जो बदलाव होता है, विसर्ग के साथ स्वर व्यंजन के साथ जो विसर्ग में बदलाव होता है उस जगह कुछ लगा देते हैं,
मतलब विसर्ग को हटाकर किसी और को लगा देते हैं, उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। ऐसे ही स्वर संधि और व्यंजन संधि भी थी। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, और नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको बनाऊंगी और नियम जो बताऊंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए, तो इसके लिए सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।